हेलो दोस्तों, इस ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स वाली सीरीज में हम लोग सक्सेसफुली ऑसिलेशन वाला पार्ट और वेव्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आज से हम लोग ये ऑप्टिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इस ऑप्टिक्स वाले पार्ट में भी हमने दो पार्ट में ब्रेक किया है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। पूरे अलग अलग सेगमेंट है दोनों। हम लोग सबसे पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स करेंगे, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जब कंप्लीट हो जाएगा तब वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमारी सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है, बेसिक बेसिक फिनोमेना दो ही पढ़ने खाली इसमें, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे हमारी सारी सारी स्टडी चलेगी। ये इसमें से मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होगा ये आपका वही 12th बेसिस का होगा। ठीक है। हम लोग हालांकि कुछ जो क्वेश्चंस का लेवल है वो उससे ऊपर उठाकर चलेंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, लेकिन जो वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट होगा उसमें काफी सारी चीजें नहीं है जो कि आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी पास है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन सिंबल से आपको पता ही है, बार बार हम लोग उस सब चीज में टाइम पास नहीं करेंगे, फटाफट लेते हुए चलेंगे इन चीजों को जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है। ठीक है। जैसे कि आपको पता है रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, कोई लाइट की रे आए किसी सरफेस से टकराए और टकराने के बाद वापस लौट के चली जाए, दिस कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में हमारे स्टार्टिंग होती है, जो होती है वो किससे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन के क्या लॉ हैं सबको पता है। दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं बहुत ज्यादा इन पे फोकस नहीं करूंगा, खाली एक बार बता रहा हूं जिससे कि कुछ रहे ना, बस ऐसा। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास ऐसा कोई प्लेन सरफेस है, इस पे मैंने लाइट की रे इंसिडेंट कराई, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। बहुत ही बेसिक। यहाँ पे आप नॉर्मल डालोगे, हर बार ऐसे ही करना होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा जो कि ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगी। ठीक है। उसके बाद में ये रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, तो ये जो एंगल होता है ये, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रे रिफ्लेक्टेड रे है। ये बात समझ में आती है। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ यही है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, दूसरा लॉ सिंपल से सबको पता ही है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन द सेम प्लेन, है ना। वही 9 10 से रटते हुए आ रहे हो ये सारी चीजें, तो उसमें कुछ बताने लायक है नहीं। बाकी आप ऐसा याद रखें, रिफ्लेक्शन जो है हमारे पास दो तरह के सरफेस हो सकते हैं, एक तो ऐसा सिंपल प्लेन सरफेस है और दूसरा ऐसा टाइप का सरफेस हो सकता है जो कि थोड़ा डिफ्यूज्ड हो, है ना, इरेगुलर सरफेस हो। तो जब ऐसा रिफ्लेक्शन, जब ऐसा हमारे पास सरफेस होगा और इसमें मान लो मैं ऐसे करके एक पैरेलल बीम डालता हूँ लाइट की, तो इसमें क्या है ना, आप अलग अलग जगह पे देखोगे ना, जो नॉर्मल्स होंगे वो अलग अलग होंगे। तो आप ये चीज याद रखना कि जब भी हमारे पास किसी प्लेन सरफेस पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो उस पे हर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होता है, जबकि एक डिफ्यूज सरफेस पे अगर कोई पैरेलल बीम आती है तो हर एक पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होगा, क्योंकि नॉर्मल अलग अलग तरह के ड्रॉ होंगे। ठीक है। ये बात आपको समझ में आती है। तो हम लोग बेसिक अपनी स्टार्टिंग करेंगे वही, ये प्लेन मिरर, ये रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। एक है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, ये पूरा एक कंप्लीट सेगमेंट अलग से पढ़ेंगे, और एक है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, ये पूरा हम लोग कंप्लीट अलग पढ़ेंगे, जैसे कि आप वो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव वगैरह वगैरह पढ़ते हो। ठीक है। ये आपको पता चलेगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल वो नहीं होगा जो कि आप नॉर्मली 11 12 में देखते थे। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं प्लेन मिरर से। ठीक है, एकदम बेसिक। तो आप देखो, प्लेन मिरर से स्टार्ट हो जाते हैं। मान लो कि आपके पास एक प्लेन मिरर है, यहां पर मैंने इसके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है। अब सिंपल सी बात समझना, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को ये खुद देखना चाहता है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कभी भी अगर किसी चीज को आपको देखना है तो उससे आने वाली रेज आपकी आंखों में एंटर करनी चाहिए, तभी रेटिना पे उसकी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है। मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट को अपनी खुद की इमेज देखनी तो पहले इमेज को बनाए, कैसे बन रही है, एक रे क्या करो, ऐसे करके सीधे डाल दो। सबसे पहला सवाल जब भी मैं पढ़ाता हूँ इसका यही पूछता हूँ कि जिनको बिल्कुल ही नहीं आता, बिल्कुल स्टार्टिंग से होते हैं जो 10 12 वाले, कि अगर ऐसे करके कोई लाइट की रे गिर रही है तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो कईयों का आंसर होता है 90, पर आपको बताइए बहुत ही बेसिक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो भी ऐसे होगी और ये लाइट की रे भी ऐसे जा रही है, तो नॉर्मल के साथ एंगल 0 डिग्री बना रही है, तो सीधी सी बात है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। मतलब लाइट की रे इसी बात पे वापस आ जाएगी। दूसरी रे मैंने मान लो ऐसे डाली, यहां पर फिर से मैं नॉर्मल बनाऊंगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ होगा, फिर उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और उस पर वापस चली जाएगी। ठीक है। ऐसे ही जब मैं तीसरी रे को ही डालूंगा, फिर से यहाँ पे नॉर्मल बनाया जाएगा, ये कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे वापस आ जाएगी। तो आप ध्यान से समझना, यहां पर कोई ऑब्जर्वर होगा, ये ऑब्जर्वर की आंख है,
ये ऑब्जर्वर जब इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसके लिए ये कंडीशन है कि जब ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद इसकी आंखों में एंटर कर जाएंगी तभी इसको देख पाएगा। अब ध्यान से सोचना, ये ऑब्जर्वर क्या फील करेगा कि रेज कहां से आ रही है, कुछ यहाँ पीछे से, और पीछे मिला के जब इनको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि रेज कुछ यहां से आ रही थी। तो यही क्या है बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की वो इमेज है जो इस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताना, कभी भी अगर मेरे को एक इमेज बनानी होगी तो उसको लोकेट करने के लिए, मेरी बात ध्यान समझना, उसको लोकेट करने के लिए मेरे को मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो मेरी रिक्वायरमेंट है। बाकी उस इमेज को वो इमेज जिन रेज से फॉर्म हो रही है वो एक्चुअली पता नहीं कितनी नंबर ऑफ रेज है, इनफिनिट नंबर ऑफ रेज है। जितनी ज्यादा रेज की मदद से कोई इमेज बनेगी, याद रखना, जितनी ज्यादा रेज की मदद से कोई इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जो जितनी कम रेज की वजह से बनेगी उसकी इंटेंसिटी उतनी कम होगी। बाकी लोकेट करने के लिए हमको खाली 2 ही रेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मान लो इस प्लेन मिरर को यहां से ये आधा ब्लैक पेंट कर दूं तो क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी? नहीं बनेगी, लेकिन क्या इतनी ब्राइट होगी जितनी अब है? नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ रेज की वजह से ये इमेज फिर बन रही होगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज मैं जो यहाँ पे बताना चाहता हूं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू क्या है? फील्ड ऑफ व्यू वो दायरा है जिसके अंदर कोई ऑब्जर्वर किसी इमेज को ऑब्जर्व कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि फील्ड ऑफ व्यू वो दायरा है जिसमें कि इमेज से वर्चुअली आने वाली रेज इस ऑब्जर्वर की आंखों में एंटर कर पाए। इसका मतलब आप ध्यान समझना, ये रेज जो रिफ्लेक्शन के बाद इसकी आंखों में घुस रही हैं, ऐसे और भी बहुत सारी रेज होंगी ना जिनका रिफ्लेक्शन हो रहा होगा ऐसे करके, तो हर एक जगह पे ऐसे नॉर्मल डाले जा रहे होंगे, ये रेज ऐसे जा रही होंगी। आप ध्यान से समझना, जितनी भी रेज होंगी ना जो कि रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जा रही हैं, वो ऐसे करके एक एंगल में लाई करेंगी। ये है वो एंगल, ये इतना रीजन है। अगर कोई ऑब्जर्वर इतने रीजन में ऑब्जर्व करना चाहता है तभी इससे रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज आ रही हैं वो उसकी आंखों में एंटर कर जाएंगी। अगर कोई ऑब्जर्वर मान लो यहां पर है, ऑब्जर्वर की आंख यहां पर है, तो सीधी सी बात है जब कोई भी इमेज बन रही है ये ऑब्जर्वर कभी भी इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये इसके फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। ये जो दायरा है ना इसी को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो आपके लिए फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया? फील्ड ऑफ व्यू का सिंपल सा ही मतलब है कि आप क्या करो ना, मिरर के दोनों एक्सट्रीमिटीज पे एक एक रे डलवा दो, उनसे रिफ्लेक्ट होने वाली रेज देख लो, वो जो एंगल फॉर्म कर रही हो दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर उसके अंदर ऑब्जर्वर है तो वो इमेज को देख पाएगा, नहीं तो नहीं देख पाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतना आपको समझ में आया तो देखो आगे देखते हैं हम लोग, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा एक बात बताना, बेसिक सा क्वेश्चन एकदम, मान लो कि मेरे पास ये एक प्लेन मिरर है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। मेरा सवाल ये है इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस प्लेन मिरर के अंदर बनेगी या नहीं बनेगी? ठीक है, तो आपका आंसर सिंपल सी क्या होगा कि इमेज बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि इस मिरर पे रे गिरी और ये रिफ्लेक्ट होंगी, यहां पर ये मैंने नॉर्मल डाला, ये रिफ्लेक्शन कराया उतने ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, फिर दूसरी रे मैंने और कहीं डाल दी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, फिर पीछे बढ़ाने पे वो रेज कुछ यहां मिलती हुई नजर आएंगी और वहीं पे उसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। एक रे मैंने इस वाले कोने पे डाली है, दूसरी रे मैं दूसरे वाले कोने पे डाला हूं, हालांकि मैं बीच में भी कहीं पे डाल सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं जिससे कि मेरे को इमेज भी पता चल जाए कहां पे बन रही है और उसी के साथ साथ ये भी पता चल जाए कि इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है। ये कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पहले वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस से ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा और ये रे कुछ ऐसे जाएगी। अब आप ध्यान समझना, ये वाली रे और ये वाली रे आगे जाके तो कभी नहीं मिलेंगी, तो मेरे को ये जबरदस्ती पीछे मिलवानी पड़ेंगी, सपोज करनी पड़ेंगी कहीं यहां से पीछे से आ रही है और यहीं पे क्या लगेगा कि उसकी इमेज है। इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसके अंदर बनी या नहीं बनी? बनी। अब दूसरा सवाल, क्या ये ऑब्जेक्ट कभी भी इस इमेज को ऑब्जर्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये खुद इस इमेज के इस फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। और ऐसे आप नॉर्मली ऑब्जर्व भी करते होंगे ना, अगर कोई प्लेन मिरर है, मान लो आप ऐसे खड़े हो और आपसे कहीं ज्यादा ऊपर वो प्लेन मिरर लगा हुआ है, आप उसमें देखते रहो तो आपको कभी भी उसकी इमेज नजर नहीं आएगी, अपनी खुद की इमेज नजर नहीं आएगी। क्या इमेज बन नहीं रही है? बन रही है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही। कोई और ऑब्जर्वर हो सकता है जो कि इस फील्ड ऑफ व्यू में खड़ा हो, उसको आपकी इमेज नजर आ जाए, लेकिन आपको नजर नहीं आएगी कभी भी। ठीक है,
ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक, तो अब इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, देखना आप। देखो कैसा क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसा मान लो कि ये मैं पहले ऐसी एक्सेस ड्रॉ कर लेता हूं। ऐसा मान लो कि ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी यहां से ये जो दूरी दे रखी है ये 2 मीटर दे रखी है, ठीक। उसके बाद आपसे ये भी बोल रखा है कि ये जो एंगल बना रहा है ना इस एक्सिस के साथ, ये आपको दे रखा है मान लो 37 डिग्री। 37 डिग्री ले लो या कुछ नॉर्मल डाटा ले लेते हैं, मान लो 30 डिग्री, ठीक है। ऐसा कुछ ले लिया एंगल। अब आपसे ये बोला गया कि इस ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज इस प्लेन मिरर के अंदर बनेगी, अब ये नहीं पूछ रहे कि उसको देखेगी या नहीं देखेगी, इस ऑब्जेक्ट की जहां पर भी इमेज इस प्लेन मिरर के अंदर बनेगी उसकी इस ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी होगी, मतलब कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, इट्स ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इटसेल्फ, ठीक है। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। एक बार आप कोशिश करो फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक। तो देखो ध्यान समझना, ये कुछ पहले वाले केस जैसा ही मैंने बस थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। ये इस बार मिरर ये हो गया, ये आगे नहीं है यहाँ पे मिरर, ये ऑब्जेक्ट है, तो सीधी सी बात है इसकी इमेज तो ऐसे करके कुछ सामने ही बननी है यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, सच दैट ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर हो। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम लोग ऐसे प्लेन मिरर का केस देखते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज की मिरर से परपेंडिकुलर दूरी बराबर होती है, ठीक है, ये दूरी बराबर होती है। तो मैं क्या करूंगा ना, इसकी मदद से ये डिस्टेंस निकाल लूंगा। एक बार ये डिस्टेंस आ गई तो ये डिस्टेंस बराबर होगी, तो इसका हम लोग डबल कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल की बस हेल्प लेंगे, नॉर्मल ज्योमेट्री है। देखो ये 30 तो ये भी 30 और ये 60 हो गया, तो इसकी मदद से ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2 sin 60, तो ये हो जाएगा √3 मीटर्स, ठीक है। ये √3 मीटर हो गया, तो ये भी √3 मीटर हो गया, तो फाइनली ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2√3 मीटर्स। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, कईयों का मैंने देखा था कमेंट में लिख रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दो, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, मैं इसके सामने से हट जाता हूँ, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखना मैं एक बार एक क्वेश्चन उतार देता हूँ, देखना। आपको ये बोला गया है, ये एक्सेस ड्रॉ कर ली, यहां पर ऐसे करके एक मिरर लगा रखा है, ठीक है, और ये आपको कुछ एंगल दे रखा है मान लो 30 डिग्री, ठीक है। अब बोला गया है कि यहां से ना बहुत दूर से एक ऑब्जर्वर है जो कि इधर की तरफ आ रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जब ये ऑब्जर्वर इधर आ रहा होगा, आप ध्यान से सोचना, ये ऑब्जर्वर की हमेशा इस यही ऑब्जेक्ट और यही ऑब्जर्वर है, इसकी इमेज हमेशा इस प्लेन मिरर के अंदर बन रही होगी, चाहे कितनी भी दूरी पर है, ठीक है। लेकिन ये देख कब पाएगा, जब ये कुछ इस दायरे के अंदर आ जाएगा। अगर ये इस पॉइंट से आगे आ जाता है, पर्टिकुलर इस पॉइंट से आ जाता है, मान लो इसको नाम दे दिया ए, तो ये अपनी देख पाएगा इमेज। कब से कब तक, वो भी जब तक ये यहां से लेकर यहां तक है, एक बार यहां से पार हुआ फिर नहीं देख पाएगा। ये बात आपको समझ में आती है। और वैसे भी देख सकते हो, अगर मान लो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैं इससे इस मिरर पे कोई भी रे डालता हूं, आप कहीं पे भी रे डाल दो, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ ऐसे चली जाएगी। सीधी सी बात है ना, इसकी आंखों पे तो नहीं आएगी, तो ये कैसे ऑब्जर्व करेगा, खुद फील्ड ऑफ व्यू से ये बाहर है। ये फील्ड ऑफ व्यू में कब एंटर करेगा, जब इस पॉइंट ए को पार कर देगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा तब। तो सवाल क्या है कि मान लो ये डिस्टेंस है x, ये वो दायरा है जब ये ऑब्जेक्ट खुद की इमेज को ऑब्जर्व कर पाता है। तो आपसे बोला गया फाइंड x की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो अगर कुछ करो फिर सॉल्यूशन देखो, देखना आप ध्यान से। ये बस x की वैल्यू निकालनी थी। अरे एक डेटा मेरे को देना था, ये डिस्टेंस मान लो है 2 मीटर, ये डिस्टेंस भी आपको दे रखी है 2 मीटर। अब एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक। तो x की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपके पास, ये आप क्या लिख दोगे कि
x इज इक्वल टू सॉरी x cos 30 इज इक्वल टू 2, तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू 4/√3 मीटर्स। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक, अब आगे हम लोग देखना क्या समझते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है, इस पे जैम ने 2 बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि मैं कितनी हाइट का, कितनी मिनिमम हाइट का मिरर लूं और उसे किस पोजीशन पर रखूं जिससे कि मैं खुद की इमेज पूरी देख पाऊं। ठीक है, अब आप ध्यान समझना, मान लो कि आपकी हाइट मान लो 6 फुट, ठीक है, और आप मान लो कोई 1 फुट का शीशा ले लेते हो और आप उसे अपने सामने रखते हो, आप कितनी भी कोशिश कर लेना उसमें अपनी पूरी इमेज देखने की, इमेज पूरी बन तो रही है लेकिन आप कभी उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो पूरी इमेज का फील्ड ऑफ व्यू है, पूरी इमेज का फील्ड ऑफ व्यू है, उसमें से आप कुछ थोड़े से ही हिस्से में हो, जिस थोड़े से हिस्से में होंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज होगी सिर्फ और सिर्फ उसी को देख पाओगे, पूरी नहीं देख पाओगे। तो एक पार्टिकुलर लेंथ है मिरर की जो कि रिक्वायर्ड है आपकी पूरी इमेज देखने के लिए, उसकी एक पार्टिकुलर पोजीशन है जिस पर आप रखोगे तभी पूरी इमेज देख पाओगे। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, मान लो आपके पास ऐसे समझ लो, ये मैंने एक मिरर मान लिया जो कि मान लो बहुत बड़ी लंबाई का है, ये मान लो ग्राउंड, और यहां पे आप खड़े हुए हो। ठीक है, अभी हम एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जिसकी आंखें उसके सर पे हैं। ठीक है, मतलब कि आपको आई लेवल और टॉप लेवल मान लेना है। ठीक है, होता तो नहीं है, अभी आगे जनरलाइज कर लेंगे, अभी के लिए ऐसा मान के चल लो। ठीक, आप ध्यान समझना, ये आदमी, अगर इस आदमी को अपनी पूरी इमेज देखनी है, पूरी इमेज देखनी है मतलब क्या है कि इसको अपने पैर भी दिख जाए, अपना सर भी दिख जाए, तो पक्की बात है बीच का पूरा पोर्शन तो दिख ही जाएगा। अगर इसको पूरी इमेज देखनी है तो सवाल ये है कि इसको कितनी लेंथ का मिरर रिक्वायर्ड है। मान लो इस आदमी की हाइट दे रखी है आपको h, ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी 9th क्लास के बच्चे को समझाओ वो भी समझ जाएगा आराम से। तुम सोचो अगर इसको अपने पैर देखने हैं, पैर की इमेज देखनी है, तो क्या होना चाहिए, इसके पैरों से रेज निकले, मिरर से टकराएं और इसकी आंखों में एंटर कर जाएं। ठीक है, एक बात पक्की है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने जहां पे भी रेज स्ट्राइक करेगी। तो सीधी सी बात है, आप बताना ये रे को, इस रे को जो इसके पैरों से निकल रही है उसे किस पॉइंट पे स्ट्राइक करना चाहिए जिससे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर भी हो और इसकी आंखों में भी रे घुस जाए और इसकी आंख कहां, इसके सर पे। तो सीधी सी बात है, कोई भी बता देगा कि एग्जैक्टली h/2 पे स्ट्राइक करवा लो, उसी की वजह से तो ऐसा होगा कि ये रे ऐसे गिरेगी, यहां पे नॉर्मल डाला जाएगा, ये जितना एंगल उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे ये ऐसे करके निकल लेगी, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अब आप ध्यान समझना, इसको इस तरीके से अपने पैर दिख जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी बात, इसको अपना टॉप लेवल भी देखना है, सर भी देखना है, तो यहां से तो क्या है, सीधे सीधे ऐसे रेस जाएं और वापस टकरा के आ जाएंगी नॉर्मली और इसकी आंखों में घुस जाएंगी। तुम सोचो अगर एक भी रे, जो भी रेज ऐसे जाती हैं वो इस मिरर से टकराएंगी तो सही, रिफ्लेक्शन भी होगा, उनकी वजह से इमेज भी बनेगी, लेकिन वो रेज कभी भी इसकी आंखों में एंटर नहीं करेंगी, ऊपर चली जाएंगी। ऐसे ही आप सोचो कि इस पॉइंट से नीचे में, इस पॉइंट से नीचे वाले हिस्से में जो भी रेज गिरेंगी, मान लो इसके पैरों से ऐसे रेज जाती हैं, तो वो इस मिरर पर टकराएंगी भी, उनकी वजह से इमेज भी फॉर्म होगी, लेकिन वो कभी भी इसकी आंखों में नहीं घुस पाएंगे, कुछ नीचे रह जाएंगी सर से। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इससे हमें यह बात समझ में आ गई कुल मिला के कि जो अपने काम का मिरर है जिससे की वजह से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो ये पोर्शन है मिरर का, ये पोर्शन है। इसके है ये लेंथ कितनी है, ये पूरी थी h, ये h/2, तो ये भी कितना हो गया h/2। अच्छा, इसकी पोजीशन कितनी है, इसकी पोजीशन ये है कि आप इसको ग्राउंड से h/2 हाइट पर रखो और इसकी लेंथ भी कितनी हो h/2, इसी को बोलेंगे हम लोग काम का मिरर। क्या बोलेंगे? काम का मिरर। ठीक है, तो काम का मिरर कहां तक लाई करता है, h/2 से h तक। किस आदमी के लिए है, जिसके जो टॉप लेवल है वही उसका आई लेवल है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, लो आगे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के सवाल हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के सवाल हैं, इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ बहुत ज्यादा सिखाऊं तो ही बहुत बड़ी बात है। देखना, मान लो कि आपसे बोल दिया गया ये ग्राउंड, यहां पर
एक साथ आदमी खड़ा हुआ है, इस बार आपको बोल रखा है कि इसका जो आई लेवल है वो इसके सर से, मान लो कि इसका आई लेवल इसके टॉप से 20 सेंटीमीटर नीचे है। इस आदमी की पूरी हाइट आपको दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, आपसे बोला गया कि फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द मिरर सो दैट द मैन कैन व्यू हिज फुल इमेज। ठीक है, तो वही एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से एक बार ट्राई करो। वही क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि पैरों से रेज निकले, मिरर से टकराएं, इसकी आंखों में एंटर कर जाएं। सर से रेज निकले, मिरर से टकराएं, इसकी आंखों में एंटर कर जाएं। जो भी वो रीजन होगा मिरर का जिसमें रेज टकरा रही है और इसकी आंखों में भी घुस रही है, वही होगा अपने काम का मिरर, और उसी के हिसाब से हमें पता चलेगी कि उसकी क्या पोजीशन हो और क्या लेंथ हो। ठीक, एक कोशिश करो फिर मैं बताता हूं। देखो, ध्यान समझना, यहां पर इसकी आई लेवल है। तुम सोचो, अगर वास्तव में रेज को इसके पैरों से निकलना है और टकराकर इसकी आंखों में घुसना है, तो ये जो बीच की डिस्टेंस है 180 सेंटीमीटर, इसके जस्ट बीच में वो स्ट्राइक करनी चाहिए, यानी कि ग्राउंड से 90 सेंटीमीटर हाइट पे ये हाइट होनी चाहिए 90 सेंटीमीटर। तभी इसके पैरों से निकलने वाली रेज इसकी आंखों में एंटर कर पाएंगी। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा दूसरा देखना, यहां पे वो सेटिस्फाई होगा सब, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब क्या है, दूसरी बात क्या है कि इसके सर से रेज निकले और इसकी आंखों में टकरा जाएं। ऐसा कब हो सकता है? जब रेज यहां से निकले और इसके बिल्कुल इस मिड पॉइंट पे, इतने हिस्से के मिड पॉइंट पे, यानी कि ऊपर टॉप लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे यहां पर स्ट्राइक करें, और फिर उसके बाद इसकी आंखों में एंटर कर पाएंगी। कुछ बात समझ में आ रही है? तो काम का मिरर फिर देखो, काम का मिरर क्या है? काम का मिरर इतना है, यहां से लेकर यहां तक का। अब इसकी डिस्टेंस निकालनी कौन सी बड़ी बात है? ये 10 सेंटीमीटर और ये 90 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर है मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। पोजीशन बतानी, पोजीशन क्या होगा कि ग्राउंड से 90 सेंटीमीटर ऊपर रखो, बस बात खत्म। ये बात आपको समझ में आ गई? अरे एकदम नॉर्मल सवाल है, एक दो करते हैं तो खुद ही ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है। तुम सोचो, मैं आराम से बता सकता हूँ इसको कि 2 मीटर का आदमी दे दिया तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर उससे आधी ही होगी, चाहे कहीं पे भी आई लेवल हो। अच्छा देखो, अपने आई लेवल कितना सेंटीमीटर नीचे किसका आया था? 20 सेंटीमीटर। तो जो मिरर की पोजीशन थी ना, वो 20 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर नीचे खिसक गई, उससे जस्ट आधी। तुम सोचो अगर ये वही पुराना वाला आदमी होता, इसकी हाइट 2 मीटर है और इसकी आई लेवल और टॉप लेवल मैच करते हैं, तो फिर क्या होता? मिनिमम लेंथ होती h/2, यानी कि 10, ओ सॉरी 1 मीटर, और मिनिमम वही पोजीशन भी क्या होती? ग्राउंड से 1 मीटर हाइट पे, 100 सेंटीमीटर हाइट पे। लेकिन जैसे ही आपने आई लेवल शिफ्ट करा ना 20 सेंटीमीटर, तो जो पोजीशन ऑफ मिरर थी वो 10 सेंटीमीटर नीचे शिफ्ट हो गई, जबकि जो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर थी वो अब भी वही रही, उतनी ही रेस चाहिए भाई उसे अब भी। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखना, थोड़ा सा अच्छा करते हैं इससे, कुछ है ही नहीं, मतलब फुल टाइम पास सवाल है। आपसे ऐसा बोला गया कि यहाँ पर एक स्टिक है, स्टिक की लेंथ दे रखी है आपको 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है जिसकी आपको लंबाई दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, और उसी तरह का आदमी है जिसकी टॉप लेवल और आई लेवल मैच करते हैं, इसकी आंखें इसके सर पर ही हैं। ठीक है, आपको ये भी बोल रखा है कि इसके इसके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, इसकी मिरर से भी दूरी 1 मीटर है। अब आपसे ये बोला गया है कि ये क्या है ना, ये आदमी इसकी जो इस मिरर के अंदर इमेज बननी है इधर, उसको देखना चाहता है। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ मिरर होगा वो कितना है? ठीक है, एक बार कोशिश करो, होना क्या चाहिए कि इसके पैरों से रेज निकले, मिरर से टकराएं, इसकी आंखों में एंटर कर जाएं, इसके इसके टॉप लेवल से रेज निकले, मिरर से टकराएं, उसकी आंखों में घुस जाएं। जो वो बीच का मिरर होगा, जो वो वही होगा अपने काम का मिरर, उसी की हमको लंबाई निकालनी है। एक बार कोशिश करो, नहीं होता है फिर मैं बताता हूँ। देखो, सिंपल सा है कि इससे रेज निकालते हैं और इसकी आंखों में घुसानी है। तो आप ध्यान से देखना, पहले इसकी इमेज बना लेते हैं। इसकी इमेज जो भी बनेगी यहां से 1 मीटर दूरी पर बनेगी पीछे, ऐसे कुछ। मैं ये कहूं इससे रिफ्लेक्शन के बाद इसकी आंखों में रेज घुस रही है, या फिर ये कहूं कि सीधे यहां से निकल के इसकी आंखों में रेज घुस रही है, एक ही बात है। ऐसे कर लेते हैं, टेढ़ा हो गया, बना लेते हैं एक बार पहले।
कुछ ऐसा, और यहाँ पर रेज एक्चुअली है नहीं, लगेंगी ऐसा यहाँ से आ रही हैं, ठीक है। दूसरा क्या करें, इसके यहाँ से ऐसे करके कुछ ऐसा लगेगा यहाँ से रेज आ रही है। तो ये जो पोर्शन ऑफ मिरर है ना, ये है अपने काम का मिरर, इसकी बेसिकली अपने को निकालने की कितनी लंबाई है, ठीक है। तो आप ध्यान समझना, इससे पहले की वीडियो अटक जाए, पूरा कर लेते हैं इसको। ये डिस्टेंस आपको पता है, ये 2 मीटर है। ये डिस्टेंस अपने को यहाँ तक की नहीं लेनी, इसको यहाँ से जोड़ लेते हैं। ये डिस्टेंस अपनी 1 मीटर है, नीचे से ही पता चल रही है, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होगी। अब क्या करूंगा ना, मैं दो ट्राइंगल्स की मदद से ये वैल्यूज निकालूंगा। कैसे, एक तो मैं ये वैल्यू निकाल लूँ, ये कितनी है देखना, ये x निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको, तो सिंपल सा मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा ये जो है ये 1 मीटर है, तो मैं इसकी मदद से लिख सकता हूँ दिस 1/3 इज इक्वल टू x अपॉन 2, यहीं से लिख दिया मैंने 1/3 इज इक्वल टू x अपॉन 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2/3 मीटर। हाँ, ऐसी सिंपली क्या करो ना, ये वाला निकाल लो, इसको मान लो कुछ y। आप ये क्या लिख सकते हो देखना, ये वाला ट्राइंगल बड़ा और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो मैं इनकी मदद से क्या लिख सकता हूँ, देखो ये लिख सकता हूँ मैं y/1 इज इक्वल टू 2/3, तो यहाँ से y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2/3। अब हमें पता है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर था, तो इसमें से ये x और y घटा दो, यही काम का मिरर बचा, तो कितना बचा 2 - 4/3, तो कितना आ जाएगा 2/3 मीटर। ये है मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जो कि रिक्वायर्ड है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे लास्ट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए बाय।